नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चूँकि अभी एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, अभी 5 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस लिहाज से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप ये वीडियो पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बोला क्या गया है कि किसी नगर की जनसंख्या 3,78,000 है। यह पहले वर्ष में 16% कम हो जाती है और दूसरे वर्ष में यह 10% बढ़ जाती है। तो 2 साल के अंत में शहर की आबादी क्या है? हमें 2 साल के अंत में शहर की आबादी ज्ञात करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहले वर्ष में 16% कम हो जाती है। तो 16% को क्या लिख सकते हैं हम? 4/25 लिख सकते हैं। जी हाँ, आप करके देखना, 16% को भिन्न में बदलना। तो 4/25 यानी कि पहले वर्ष में हुई यह 25 थी, पहले वर्ष 25 थी, फिर 25 से क्या 21 हो गई पहले वर्ष में। फिर दूसरे वर्ष में क्या हो गई? 10% बढ़ गई, यानी कि क्या हुई? 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि यह 10 से 11 हो गई। पहले वर्ष में घटी, फिर दूसरे वर्ष में बढ़ गई। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 × 10 बराबर 250 और ये हुआ आपका 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 22 और 1 23। तो ये आपकी वर्तमान जनसंख्या है। तो ये भी आपकी पहली की जनसंख्या है और ये आपकी बाद की जनसंख्या का रेशियो है। तो हम 250 को इसके बराबर कर देते हैं 3,78,000 के। तो 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 और 25 दूनी 30 और 25 से कम 25 और 25 बचे 125 और 3 बचा, तो 25 से कम फिर 25 और फिर 25 दूनी 50। तो हमारे पास जो एक का रेशियो आया है वो आया है आपका 1512। अब जो बात की दी गई है हम इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 231 गुणा 1512। तो ये हमारी जो है 2 वर्ष के अंत में जो आपकी रेशियो है उसके आपके आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, अब हमें यहाँ पे पूरा गुणा नहीं करना है, क्योंकि पूरा गुणा करने बैठ गए तो हमारा जो है टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 है इकाई के अंक में और यहाँ भी इकाई के अंक में 1 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जो आएगा हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा इकाई के अंक में 2 आएगा, क्योंकि 2 गुणा 1 यानी कि 2 ही आएगा इकाई के अंक में। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, फिर इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 4 है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ ऑप्शन 2 में ही इकाई का अंक 2 है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 3,49,272। तो इस प्रकार से आपको स्मार्ट वर्क करके भी आपको एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 2 यात्री ट्रेनें क्रमशः 210 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा पर समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। तो और तेज ट्रेन है वो धीमी वाली ट्रेन से 81 सेकंड अधिक गति से गुजरती है। तो तेज ट्रेन की हमें लंबाई याद करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी कोई ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है, देखिए यहाँ पे जो ट्रेनें हैं वो एक ही दिशा में चल रही है। जो पहला ट्रेन है वो भी पहले एक ही दिशा में चल रही है और दूसरी ट्रेन भी क्योंकि समानांतर पटरियों में एक ही दिशा में चल रही है। तो इसमें क्या होता है, जब समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में, तो वो माइनस हो जाती है। और जब विपरीत दिशा में चलती है, एक दूसरे की ओर चलती है, तो वह जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, इस जो स्पीड है वो आपकी माइनस हो जाएगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो है इसका माइनस कर लेते हैं। तो आप तो जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है।
दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो चाल तो हमारे पास 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में दिया गया है, और ये जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में मीटर दिया गया है। तो इस कारण से इसे मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना होगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम इसको गुणा करेंगे, और यदि हमें जस्ट अपोजिट करना है, यानी कि मीटर को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और आपका समय है 81 सेकेंड, तो 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 या 81, और ये 2 से कट जाएगा 30 बार में। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1350 मीटर। जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1350 मीटर। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर ही एसएससी में पूछे ही जाते हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने में P और Q जो है उनकी गति जो है 5:6 के अनुपात में होती है। फिर क्या बोला जा रहा है कि P लक्ष्य तक पहुंचने के लिए Q से 45 मिनट अधिक समय लेता है। तो P का लक्ष्य तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्पीड का जो अनुपात दिया गया है, जो स्पीड का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 5:6 दिया गया है। किसका किसका? ये P और Q का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी स्पीड का जो अनुपात होता है वो अपने टाइम के अनुपात के जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि यह समय के व्युत्क्रमाणी होती है चाल। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, इसका समय जो लगेगा वो 6:5 हो जाएगा, क्योंकि उल्टी होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो स्पीड है वो टाइम के व्युत्क्रम में होती है, तो ये 6:5 में हो जाएगा। तो इसका जो अंतर दिया गया है, इसका अंतर निकाल लेते हैं 1, और यही अंतर आपका 45 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो ये 45, और ये मिनट में है तो हम इस घंटे में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी घंटे में ही दिया गया है। तो बटे 60 कर देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, बोला गया है कि P को लक्ष्य तक पहुंचने में लगने वाला समय है। तो P का जो समय है वो कितना है? 6 है। तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6×10 60, और तो यहाँ पे आ रहा है 45/10, और हम इसको भिन्न में बदल लेते हैं। 10 चौके 40, और ये 5 यहाँ पे बच रहे हैं, और ये 10, और यहाँ पे मैं, क्योंकि हमें इसको मिनट में चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं 60 का गुणा कर देता हूँ। तो 10×6 = 60, और 5×6 = 30। तो 4 घंटे 30 मिनट आपका लगेगा। तो आपका 4 घंटे 30 मिनट लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही आसान मेथड है। इसी मेथड से आप करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी एग्ज़ाम में। तो चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 11 और 825 है। तो हमें एक संख्या दी गई है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, आपको एक फार्मूला पता होगा। एक फार्मूला जो है यहाँ पे है लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हमें लघुत्तम समापवर्तक दी गई है 11, लघुत्तम समापवर्तक दी गई है आपका 825, और महत्तम समापवर्तक दी गई है 11, और पहली संख्या जो दी गई है हमें 275। तो आप इस फार्मूले को रट लीजिए, यह फार्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55,
25 से चल जाएगा, 25 तिया 75 और 25 तिया 75। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा, आपका जो x का जो मान आ गया, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो आ गई आपकी 33। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33। तो आई होप दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार से अगर लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक भी आपको पूछा जाए तो इसी प्रकार से निकालना है, और अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दी जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है। यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन 93 किलो है और गोपेश और रीना का औसत वजन 82 किलो है, तो गोपेश का वजन कितना है? तो हमें औसत वजन दिया गया है। तो यहाँ पे हमें शिव शंकर प्लस गोपेश और प्लस रीना का औसत वजन दिया गया है। तो 3 लोगों का औसत वजन है, तो हम गुणा 3 कर देते हैं। तो हमारे पास इन तीनों का योग आ जाएगा उम्र का, 3 7 21 का 1 और 3 या 27 2 29। तो इन तीनों की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 291 वर्ष। इसी प्रकार से अब शिव शंकर और गोपेश का निकाल लेते हैं। तो शिव शंकर और गोपेश का निकालेंगे तो इनका औसत वजन 93 दिया गया है। तो 93 गुणा 2 कर देंगे तो 2 तिया 6 और 2 या 18। उसी प्रकार से हमें गोपेश और रीना का दिया गया है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर हम इस दोनों को क्या है जोड़ देते हैं। 6 4 10 का 0, 8 से 14 1 15 का 5 और 350। तो देखिएगा दोस्तों, अब क्या करना है कि हमें गोपेश का वजन पूछा गया है। किसका पूछा गया है? गोपेश का वजन पूछा गया है। और जो गोपेश का वजन है इन दोनों में ही इंक्लूड है, इन दोनों में ही शामिल है गोपेश का वजन। तो इसमें ही आपका शामिल है गोपेश का वजन। तो हमें क्या करना क्या है, इन दोनों ये वाली संख्या को हमें इससे घटा देना है। तो इससे क्या है, हमारा जो गोपेश का वजन है वो हमारा आ जाएगा। तो घटाने पर कितना आएगा आपका दोस्तों? घटाने पर आपका 59 आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है और जो 1250 रुपये के रूप में चिन्हित होता है, तो वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें जो सेलिंग प्राइस दी गई है वो दी गई है आपकी 1000, और जो मार्क प्राइस दी गई है वो दी गई है आपका 1250। हमें क्या है, डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में अंतर निकालते हैं। तो जो इनका अंतर होगा वो आपका 250 होगा, और हमेशा जो छूट है वो हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जब भी मार्क प्राइस दिया रहेगा तभी हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम डिस्काउंट नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई 1250 कर देना है और इंटू 100। तो आपका जो मार्क प्राइस का जो डिस्काउंट है उसका हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, और 150 25 दूनी 250 और 10 दूना 20। तो हमारा 20% हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या इतनी संख्या दी गई है और ये जो है ये हमें 11 से विभाजित करना है। तो हमें खाली स्थान पर हमें ऐसा कौन सा अंक चाहिए कि जिससे कि 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने के लिए नियम यह है कि जो सम स्थानों का अंक है और विषम स्थानों का अंक है, ये देखिए ये हो गया विषम स्थानों का अंक, देख पा रहे हैं आप, ये हो गया विषम स्थानों का अंक। तो विषम स्थानों के अंकों का योग और जो सम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों में हमें अंतर ज्ञात करना है, और जो अंतर आएगा वो 11 से विभाजित होना चाहिए, या तो फिर या 0 आना चाहिए, तभी वो 11 से विभाजित होगा। एक बार मैं आपको और बता रहा हूँ कि जो विषम स्थानों के अंक है और जो सम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों का अंतर लेके इन दोनों का अंतर लेने पर वो 11 से विभाजित होगा, तभी आपका जो है यही 11 से विभाजित होने के लिए नियम है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे विषम अंक में कौन कौन से विषम स्थानों पर 3 है,
7 है, 4 है, 3 है, 7 है, 5 है, फिर क्या है 7 है। तो इनको जोड़ने पर क्या हुआ, 7 5 12, 5 7 19 और 19 3 22। और फिर देख लेते हैं सम स्थानों पर कौन कौन सा है, 4 है और यहाँ पे खाली स्थान है, फिर 4 है। तो 8 प्लस x, यानी कि यहाँ पे हम क्या लाएं, यहाँ पे हम क्या लाएं अंतर में, यहाँ पे योग क्या लाएं कि यहाँ पे क्या है, जो 11 का गुना जाए या तो 0 आए। तो हम यहाँ पे 3 ला सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो 8 3 11 हुआ, तो 22 में से 11 घटाने पर हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। तो ये 11 से आपकी विभाजित हो रही है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। रंगकर्मी ए एक घर 40 दिन में रंग सकता है तथा बी 60 दिन में रंग सकता है। तो सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में ही यह काम कर लिया। तो सी अकेले यह काम कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो ए है वो कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में कर रहा है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। बी जो है 60 दिनों में कर रहा है। फिर सी जो है इन दोनों की सहायता से वह यही काम 20 दिनों में कर रहा है। तो मैं इन तीनों को लिख लेता हूँ साथ में, और ये 20 दिनों में कर रहा है। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो एलसीएम आएगा यही आपका टोटल वर्क होगा। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो आपका 120 होगा, और इसी को हम क्या है, टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर हम इससे भाग दे देते हैं। 40 दिया 120, 60 दूनी 120 और 20 6 का 120। तो ये आपकी आ गई, ये आपकी कार्य क्षमता है, और ये आपका क्या है, टाइम है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कार्य क्षमता से हम टोटल वर्क जब भाग देते हैं तो हमारे पास क्या है, एक्चुअल टाइम आ जाता है। तो देखिए, तो सी अकेले यह काम कितने दिनों में कर सकता है बोला गया है। तो यहाँ पे बी और सी की जो तो इफिशियंसी हमें पता है, 5 है, 3 और 2 5, तो 5 प्लस ए, और जो ए की है वो दी गई है हमारी 6 दी गई है। हम यहाँ पे कैसे किए हैं, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी में हमें मान रख दिए हैं। बी और सी का मान रख दिए यहाँ पे 5, और ए का जस्ट ए लिख दिए, और 6 यहाँ पे इन तीनों की इफिशियंसी है। तो ए का जो इफिशियंसी आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और हम फिर इसे टोटल वर्क्स में से भाग दे देते हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो होगा हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। कैसे किए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्योंकि यहाँ पे सी की पूछी गई है, अकेले सी की हमें जो काम करने का टाइम है वो पूछा गया है। तो हम यहाँ पे सी की कार्य क्षमता निकालिए। ठीक है दोस्तों। सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने गलती से ए लिख दिया है, तो यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिए, ये सी है, क्योंकि ए और बी की तो मैंने यहाँ पे लिख दी है 5, और ये यहाँ पे सी की है इफिशियंसी, है ना। तो सी की इफिशियंसी को फिर टोटल वर्क से भाग दे दिया, फिर हमारे पास आंसर जो आ गया वो हो गया हमारा 120। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 पिल्लों की आयु का योग प्रत्येक 48 वर्ष है। सबसे छोटे पिल्लों की उम्र क्या है, सबसे जो छोटा पिल्ला है उसका उम्र हमें पूछा गया है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि x वर्ष है। जो पहला पिल्ला है उसकी जो उम्र है वो x है। फिर उससे जो बड़ी है, यानी कि 2-2 वर्ष के अंतराल में पैदा हो रहे हैं, है ना। तो x + 2 हो जाएगा 2-2 वर्ष के अंतराल में। पहले की जो है x मान लिए, फिर दूसरे की x + 2, तीसरे की x + 4, क्योंकि 2-2 वर्ष के अंतराल में बोला जा रहा है, फिर चौथे की x + 6, और जो इन सभी की आयु का जो योग है वो है हमारा 48। तो देख लेते हैं हम x को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 4x है, और फिर संख्या को जोड़ लेते हैं 2 4 6 6 6 12,
और फिर 4x बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और x बराबर जो है आपका 9 आपका आंसर आ गया। तो सबसे छोटा बोला गया है, तो सबसे छोटा तो x ही है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका 9 साल हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाता तो क्या होता दोस्तों, क्या होता दोस्तों, यहाँ पे x + 6 सबसे बड़ा है, तो x के मान 9 है और +6, तो हमारा जो सबसे बड़ी पिल्ले की उम्र हो जाती वो हमारी 15 वर्ष हो जाती। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी बेलनाकार वस्तु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो बेलन का है वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो है आपका 2πr/h। तो हमें क्षेत्रफल का तो दिया गया है, क्षेत्रफल कितना है हमारा 616 वर्ग सेंटीमीटर, और पाई की जो वैल्यू है आपको पता होगी कि पाई/7 होती है, और आर की जो आर हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या, और ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो 11 से कट जाएगा 2 बार में, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55 और 11 छक्का 66। यहाँ से फिर 14 से चला जाएगा, 14 चौके 56, फिर 4 से दोनों 4 कट जाएगा, फिर आर बराबर जो आएगा वो आएगा हमारे पास यहाँ पे केवल 7 बचा है, तो ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो आर बराबर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या जो है वो हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, पूछे जाते हैं एमटीएस में, ये एकदम लो लेवल के थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल से का ये बोल सकते हैं ये छोटा रूप मान लेते हैं, ये उससे ये बहुत छोटा प्रकार है ये। तो एमटीएस उतना हार्ड नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो हम मान लेते हैं कि जब किसी संख्या में 26 का योग किया जाता है, तो हमें तो संख्या पता नहीं है, तो हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं और इस संख्या में 26 का योग कर देते हैं। फिर वह बोला जा रहा है कि वह अपने आप की 113% हो जाती है, तो x की ही खुद की संख्या की 113%, तो 113/100 कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम इससे गुणा कर देते हैं, तो कितना आया 100x + 2600, और इधर आपका 113x, तो 113x में 100x से जाएगा तो कितना बचेगा 13x बराबर 2600 कर देते हैं। तो फिर 13 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा ये 200 बार में ये जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो संख्या आपकी 200 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन में है तो हमें कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नंदू 80 साल के हैं और मंजू 90 साल की है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:10 था। तो हमें नंदू की उम्र दी गई है और मंजू की उम्र दी गई है, तो हम मान लेते हैं कि x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:10 था। तो 80 में x वर्ष पहले और 90 में x वर्ष पहले, और जो उनकी आयु का अनुपात था वो 8:10 था। तो हम फिर इसको गुणा कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो होगा आपका 800 होगा, और ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा आपका 720 माइनस 8x, तो ये जो होगा आपका 2x आ जाएगा, और फिर आ जाएगा ये आपका 800 में 720 गया तो 80, तो x बराबर जो है वो हो गया आपका 40। तो
तो हमारा जो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 40 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो 8:10 था। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर हम कल हाजिर होते हैं इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट को लेकर, क्योंकि अभी आपका जो एग्ज़ाम है बहुत पास में है, तो उस लिहाज से आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, रोज़ डेली आपको बहुत समय देना है इसको, तभी आप क्या है आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब आपसे विदा लेते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।